नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। जिस बात का डर था, आखिरकार वो संकट की घड़ी आ गई है और इस वक्त हम बड़ी कवरेज लेकर आपके सामने हैं। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। दुनिया की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों के साथ, जहां पे दुनिया की निगाहें इस युद्ध पे इस लिहाज से टिकी हुई है। और इसी के साथ ही इस वक्त की बड़ी खबर यूक्रेन संकट से जुड़ी हुई ये आ रही है कि 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। यूक्रेन के कई शहरों में धमाके की जानकारी आ रही है। यूक्रेन के अधिकारियों का दावा है कि 100 से ज्यादा लोगों की मौत इस धमाके के बाद हुई और साथ ही साथ कई छात्रों के वहां पर फंसे होने की भी जानकारी आ रही है। तमाम जानकारियां इस वक्त बड़ी कवरेज में न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। लेकिन जिस बात का डर था, जिस बात की आशंका थी, वही हुआ। रूस ने लगातार मना करते करते वो हरकत कर दी जिस बात का अंदाजा पूरी दुनिया को था और आखिरकार यूक्रेन संकट और ज्यादा बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच जानकारी आ रही है कि पूरा का पूरा जो दुनिया एक तरफ है, दुनिया के देश एक तरफ है और रूस एक तरफ है। यूनाइटेड नेशंस ने भी इस बात को कंडेम किया है, आलोचना की है। लेकिन इस वक्त की जो तस्वीरें आ रही हैं वो वाकई में यूक्रेन में चिंता में डालने वाली है, क्योंकि वहां पर कई छात्रों के फंसे होने की जानकारी मिल रही है और साथ ही ये भी अपडेट आ रहा है कि वहां पर 100 लोग इस यूक्रेन हमले में मारे गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। यूक्रेन के अधिकारी का दावा है कि यूक्रेन के कई शहरों में धमाका हुआ। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं और लगातार वहां से जो जानकारियां आ रही हैं, इनपुट्स आ रही है और उसके लिहाज से आप ये समझिए कि भारत की चिंता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो इस वक्त यूक्रेन में मौजूद हैं और वहां पर मौजूदगी के साथ साथ एक बड़ी चुनौती है उन्हें कैसे वहां से निकाला जाए। रीमा भी हमारे साथ बने हुए हैं, अमिताभ सिन्हा हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं। अमिताभ, फिलहाल क्या जानकारी पहली भारत के लिहाज से बहुत अहम नजर आ रही है? देखिए, यूक्रेन ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया, लेकिन भारतीय दूतावास वहां पर काम कर रहा है और उसने यही एडवाइस दी है कि जितने भारतीय परिवार हैं, जिसमें 18,000 स्टूडेंट हैं, उनके एम्बेसी के स्टाफ और उनका परिवार है, इन सब को इवैक्यूएट करने का प्लान सबसे पहली योजना है जो भारतीय एम्बेसी की है, जो लगातार 24 घंटे काम कर रही है। उसने अपने इमरजेंसी नंबर भी दे दिए हैं। जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत के लिए काफ़ी ये जिसे इंग्लिश में कहते हैं ना, टाइट रोप वॉक, कैच 22 सिचुएशन अभी भारत के लिए, क्योंकि आर्थिक रूप से भी, मिलिट्री रूप से भी, कूटनीतिक यानी डिप्लोमेटिक रूप से भी किसकी साइड ले और किसका पक्ष ले, ये बड़ी मुश्किल में भारत को डालेगा। क्योंकि अमेरिका के साथ भी उसके बड़े संबंध पिछले कुछ दिनों में काफ़ी प्रगाढ़ हुए हैं, चाहे चीन का मसला हो, चाहे पाकिस्तान, अमेरिका ने साथ दिया है। रूस के साथ उसके बड़े मिलिट्री संबंध है, काफ़ी आर्म्स की खरीदारी उनसे करता रहा है। दूसरी बात, जो रूस उनका बहुत बड़े मार्केट, बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का मार्केट है भारत का। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, भारत और रूस के बहुत पुराने रिश्ते हैं। और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि भारत किसका पक्ष ले। तभी तो आपको याद होगा कि भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में भी एक तटस्थ रूप लिया था, जिसकी रूस ने भी तारीफ की थी। तो मुझे लगता है भारत को की पहली चिंता है कि अपने स्टूडेंट्स, जो लगभग 18,000 से ज़्यादा स्टूडेंट और कुछ परिवार एम्बेसी के वहाँ जो बसे हुए हैं, उनको इवैक्यूएट करना। जब अमिताभ, मैं आपको रोक रही हूँ यहाँ पर। मेरे साथ दो खास मेहमान भी इस वक्त जुड़े हुए दिख रहे हैं। कर्नल वीएन थापर है, कर्नल वीएन थापर के साथ ही कर्नल तेज टिक्कू भी है। वीएन थापर जी, सबसे पहला सवाल ये कि भारत इस मुश्किल वक्त में क्या स्टैंड लेगा? नहीं, भारत का जो स्टैंड है वो अभी तक जिस तरह से चल रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि परंपरा से हमारे जो रिश्ते हैं वो रशिया के साथ बहुत मजबूत हैं और पूरे डिफेंस इक्विपमेंट उनसे आती है। जब भी कोई संकट की घड़ी हमारे ऊपर छाए। थापर जी, मैं आपको रोक रही हूँ। कुछ स्टूडेंट्स के जुड़ने की जानकारी मुझे मिल रही है जो इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनके पास सीधे चलते हैं। जरा बताइए कि इस वक्त क्या सर्कमस्टांसेस वहां पर आप देख पा रहे हैं? हेलो जी, हाँ, मैं कीव के रेलवे स्टेशन पर अभी हूँ। हम अभी करीबन यहाँ पे 50 से 60 इंडियन स्टूडेंट यहाँ पे हैं। हमारी फ्लाइट थी सुबह 11 बजे की, एयर इंडिया की। अब एयर स्पेस बंद किया गया है और 50 से 60 स्टूडेंट से ज्यादा कीव एयरपोर्ट पे भी स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं। मेरी विनती सिर्फ भारत सरकार और मोदी जी और इंडियन गवर्नमेंट और फॉरेन मिनिस्ट्री को यही है कि इंडियन एम्बेसी को बोले कि जो क्यू में स्टूडेंट है उसको सेफ जगह पर ले जाए। अभी 5-10 मिनट पहले एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की है, उसमें बोल रहे हैं कि आप अपने सिटी में वापस चले जाओ, क्यू से दूर चले जाए। अभी यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी है, यहाँ पे कैब की सुविधा नहीं है, बस की सुविधा नहीं है, ट्रेन की सुविधा नहीं है, तो हम अपने सिटी में वापस कैसे जाएं? तो हम एम्बेसी को ये बोलना चाहते हैं कि हमें सेफेस्ट
फ्लैश पर यहाँ से हमको निकाले प्लीज। आप अपना नाम भी बताइए और ये भी बताइए कीव में जहां पर हमला हुआ है अभी क्या स्थिति बनी हुई है। जी हाँ, अभी हमें हमले की कोई आवाज और सुनाई नहीं दे रही है, पर हमें खबर मिली है कि कीव में हमला हुआ है। और मैं आपको रोक रही हूँ। जसप्रीत हमारे साथ यूक्रेन एम्बेसी से जुड़ी है। जसप्रीत, फिलहाल वहां से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? बिल्कुल प्रीति, देखिए हम सुबह से यहाँ पर मौजूद है, मीडिया का जमावड़ा है। सबसे पहले मैं तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ। ये यूक्रेन की एम्बेसी है जहाँ पर अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। अभी एक हमारे साथ नेहा नाम की लड़की थी जो अपने भाई को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुंची थी। उनसे हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने बताया कि 2 दिन से उनकी अपने भाई से बातचीत नहीं हो पाई है क्योंकि वो लगातार उनके संपर्क में है। पिछले साल प्रीति वो नवंबर में MBBS की पढ़ाई करने यूक्रेन गया था और आज शाम की फ्लाइट थी। लेकिन चिंता परिवार को इस बात की है कि 2 दिन बीत चुके हैं, लगातार फोन स्विच ऑफ जा रहा है और अभी तक उनकी बातचीत नहीं हो पाई है। इसके अलावा एक ऐसे यहाँ पर शख्स गए हैं जो यूक्रेन के ही सिटीजन है, लेकिन वो यहाँ पर बिजनेस के सिलसिले में आए थे, वो वहां पर फंस गए हैं। उनका पूरा परिवार इस वक्त यूक्रेन में मौजूद है। अंदर देखिए किसी को जाने की इजाजत नहीं है क्योंकि यहाँ पर पेपर वर्क भी हो रहा है। लेकिन जो लोग बाहर आ रहे हैं उनसे हमने बातचीत की है और धीरे धीरे अब जैसे जैसे मीडिया में ये खबर आ रही है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, अलग अलग शहरों पर एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं, कई लोगों की मौत हुई है। ऐसे में जो भारतीय हैं जिनके अपने यूक्रेन में फंसे हुए हैं और कई सारे छात्र ऐसे हैं जो MBBS की पढ़ाई करने यूक्रेन जाते हैं, अब वो लोग परेशान हैं क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके परिवार हैं, जिनके अपनों से पिछले कई दिनों से बातचीत नहीं हो पाई है। ये देखिए, ये एम्बेसी ऑफ यूक्रेन, यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा है, तमाम लोग वक्त जो सबसे अहम सवाल बरकरार है वो ये कि यूक्रेन अब क्या करेगा और अमेरिका का स्टैंड इस पूरे मामले पर क्या रहेगा। क्या जंग की जिस आगाज को रूस ने अंजाम दिया है अब उसका रेपरकशन, उसकी अब असर जो है वो अमेरिका की तरफ से होगा, ये भी अहम होगा। यही सब समझने के लिए अब हम चल लेते हैं सीधे रीमा के पास। बिल्कुल, 2 मेहमान इस वक्त मेरे साथ है। कर्नल थापर इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल थापर, हम सीधे एक मैप यहाँ पे प्ले करेंगे और आपसे समझेंगे कि अब यूक्रेन के पास क्या विकल्प बचा है, क्या ऑप्शन बचा है। क्या वो हथियार डालेगा तब युद्ध रुकेगा? क्योंकि रूस ने अब स्टेप बढ़ाना शुरू कर दिया है और अब तो कई नागरिकों के मारे जाने की खबर आ रही है। तो यहाँ मैप अब प्ले हो चुका है। थापर साहब, मैं चाहूंगी कि आप जरा ये मैप देख के हमारे व्यूवर्स को बताइए कि अब क्या सिचुएशन है, किधर किधर सैनिक इसके पहुंच चुके हैं। सैन्य ताकत से ये बहुत स्ट्रांग है रूस, इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है। 1,90,000 जी रशियन सेना सर, आप मैप के करीब आके बता सकते हैं आप। 1,90,000 जी रशियन सैनिक जो हैं वो ईस्ट और नॉर्थ, यानी ईस्ट और उत्तर की तरफ उन्होंने इस एरिया को घेर लिया है। तो जरूरी है कि ये जो है डोनेस्क और लहानस जो रिपब्लिक्स हैं, इन्होंने अपने, ये एक सिर्फ एक एक्सक्यूज थी जी, एक कारण था जिसको वो ढूंढ रहे थे रशियंस, तो वो कारण उनको मिल गया। तो अभी वो डायरेक्टली कोई कन्फ्रंटेशन नहीं कर सकते। दूसरी बात मैं आपको बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं कि यूनाइटेड नेशंस का कोई ज्यादा महत्व नहीं रहा है, वो तो दिख रहा है। हाँ, क्योंकि एक तो रशिया उनका परमानेंट मेंबर है, सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर, दूसरा चीन, दोनों कुछ नहीं करने वाले। तो ये समझना कि यूनाइटेड नेशंस में कोई ऐसी बड़ी, क्यों वीटो कर देंगे वो कोई भी डिस्कशन होगी तो ये पॉइंट है जो ध्यान में रखना। और ये जो है, जो ये सी है जी, ये ही पूरा इस पूरे जो सर, अब तो हम मैप समझा चुके हैं, अपने दर्शकों को बार बार बता रहे हैं कि क्या सिचुएशन है, सैन्य ताकत उसकी कितनी ज्यादा है रूस की, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। अब ये यूक्रेन क्या करने वाला है? यूक्रेन क्या हथियार डालेगा? 24 नहीं घंटा डालेगा, नहीं यूक्रेन डालेगा, लड़ेगा। हाँ। और क्योंकि लड़ने में वो सक्षम नहीं है सर, इसलिए मेरा ये सवाल। ये सक्षम तो नहीं है, लेकिन कोई भी देश जिसका स्वाभिमान इस तरह से है, अगर वो इस स्थिति, अगर यही उन्होंने करना था तो स्थिति यहाँ तक लाने की उनको जरूरत ही नहीं थी। जी। और दूसरी बात है, प्रेसिडेंट ने बता दिया है कि वो हथियार नहीं डालेंगे, वो लड़ेंगे। कर्नल तेज टिक्कू भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन इस बीच ये 4 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा दे। रूस का युद्ध का ऐलान नहीं, बल्कि युद्ध की स्थिति में है अब यूक्रेन। क्यों में धमाके हो रहे हैं अलग अलग जगहों पे, यूक्रेन के अलग अलग शहरों में धमाके,
और रूस ने सीधी चेतावनी दे दी है, अमेरिका को दो टूक कह दिया है, दखल दोगे परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। गेस्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं कर्नल तेज टिक्कू। इससे पहले भी हम जितनी दफा बातचीत कर रहे थे, सर का, हालांकि थापर सर का ये कहना है कि हथियार नहीं डालेगा, यानी स्वाभिमान की लड़ाई। लेकिन ये स्वाभिमान की लड़ाई कितने दिनों तक चलेगी? युद्ध हथियार से, हौसले से लड़ा जाता है, क्या इतना हौसला है कि वो मेरे देखिए, हौसले की बात नहीं है, बात है स्ट्रेंथ की। बिल्कुल। और रशिया क्यों, पहले तो बातचीत हो रही थी, लेकिन लुहांस्क और दोनबास के इलाके को उन्होंने कैप्चर करने के बाद लग रहा था कि वो शायद वहीं रहेंगे, लेकिन यूक्रेन के बाकी शहरों में, खासकर कीव पे जो उनका कैपिटल है, उस पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन अब तो रशिया ने अपने पूरे पते दिखा दिए। इसका मतलब ये है कि वो किसी भी हद तक जाने को सर, तैयार अब एक बार टीवी स्क्रीन भी देख लीजिए आप। तो पॉइंट ये है कि वो नहीं, किसी मैं इसलिए बोल रही थी कि आप देखिए ये धुएं का गुबार, ये धमाके, ये किस तरीके से अपनी वो जोर आजमाइश जो चल रही है, वो जो हथियारों के बल पे जो वो सबको नोक पे रखता है, बंदूक की नोक पे, वो देखिए क्या हो रहा है। मुझे नहीं लगता है कि यूक्रेन एक दो दिन के से ज्यादा इसको झेल सकता है। उनके पास कोई विकल्प नहीं है, एक ही विकल्प बचा है, गृह युद्ध की स्थिति। लेकिन उसमें भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि रशियन पूरा बॉर्डर उनके साथ लगा हुआ है और नाटो बहुत दूर है उनसे। मुझे लगता है यूक्रेन की स्थिति बहुत खराब है, होपलेस है एक्चुअली। और उनके लिए अगर उनको अपने आप को बचाना है, बातचीत करनी है, कुछ अपने लिए कुछ इसमें से निकालना है, तो वो उनको और कोई, उनके पास कोई और विकल्प नहीं है, उनको हथियार डालने ही पड़ेंगे। थापर सर, क्या हथियार डालना ही ऑप्शन है? नहीं, वो नागरिकों की सुरक्षा की बारी है, इसलिए मैं उनसे सहमत हूं कि ज्यादा देर नहीं लड़ सकेगा, लेकिन लड़ेगा जरूर, क्योंकि कोई उसमें नहीं, अगर उन्हें नहीं लड़ना होता, अगर हथियार ही डालने उन्होंने सोच लिया था, तो इतनी नौबत आने ही नहीं देते। जब टॉक्स चल रही थी, वहीं कोई ना कोई उसका निवारण निकाल लेते। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने दुनिया की सबसे घमासान युद्ध यहाँ से इससे पहले देखे, बर्दाश्त किए हैं। जैसे कि जर्मनी का जो अटैक हुआ था, वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ से हुआ था। सर, मैं आप दोनों के पास आऊंगी, बहुत बड़ी जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के जरिए, लेकिन हम सीधे अपनी सहयोगी प्रीति का रुख करते हैं। प्रीति के पास इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज है। रीमा, सबसे बड़ी और अहम खबर तो यह है कि अब ये दो महाशक्तियों के बीच जो टकरावट हुई है, और उसके बाद अब देखना होगा कि मौजूदा वक्त में ये पूरा तनाव कैसे आगे सुलझाया जाता है, किस तरह से पीस करने की कोशिश क्या यूनाइटेड नेशंस की तरफ से की जाती है, लेकिन वो भी तब हो पाएगा जब दोनों देशों के जरिए एक सहमति बन पाए। लेकिन क्या मौजूदा वक्त में ऐसी स्थिति बनती हुई दिख रही है? कुछ जानकारियां, कुछ ग्राफिक्स के हिसाब से मैं बताना चाहती हूँ। अमेरिका रूस आमने सामने है, सैन्य एक्शन गलत फैसला है ये कहा जा रहा है जो ये बाइडेन की तरफ से। वहीं उसी तरफ सैन्य कार्रवाई के आदेश रूस की तरफ से राष्ट्रपति पुतिन ने कहे हैं। और इसके अलावा रूस का एक्शन मानवता के लिए खतरा है, ये बार बार पूरी दुनिया की तरफ से एक मंच के तौर पर कहा जा रहा था। लेकिन अब जो दखल देगा वो परिणाम भुगतने को तैयार है, यानी कि सीधी चेतावनी पुतिन की तरफ से जो बाइडेन को दी जा रही है। इसके अलावा रूस परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे और यूक्रेन का साथ देने का अंजाम भुगतना होगा। ये पुतिन साफ संकेत, साफ लहजे में कह रहे हैं कि अमेरिका को अब इसकी कीमत चुकानी होगी। इसके अलावा ये जो स्थिति बनती हुई लग रही है, अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और रूस आमने सामने हैं और उसकी वजह यूक्रेन जरूर बना है, लेकिन दो महाशक्तियों के बीच जो टकरावट हुई है उसकी बड़ी वजह यूक्रेन बना है। जसप्रीत का रुख कर लेते हैं। जसप्रीत, क्या जानकारी आ रही है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए प्रीति, एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ। ये है एम्बेसी ऑफ यूक्रेन। यहाँ पर देखिए अभी सन्नाटा है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस गेट से, ये तस्वीर आप देखिए, ये बिल्डिंग है और यहाँ से अंदर गए हैं, क्योंकि अपनों को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंचे हैं। और जैसे ही उनको ये जानकारी मिल रही है, क्योंकि स्थिति अब वहाँ पर तनावपूर्ण होती जा रही है, कई लोग ऐसे हैं जिनके अपने इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं और उनको अब आस है तो इस एम्बेसी की, क्योंकि यहाँ पर वो जानकारी जुटाने के लिए पहुंचे हैं। और ऐसे में एक महिला है जिनसे हमने बातचीत की, जिनका भाई पिछले 2 दिनों से उनकी अपने भाई से बातचीत नहीं हो पाई है। और प्रीति और रीमा, जैसा कि आप बार बार बता रहे हैं कि कई ऐसे छात्र हैं जो मेडिकल की पढ़ाई करने वहां पर जाते हैं, और ऐसे में भारत के लिहाज से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो एयर इंडिया का विमान था वो खाली हाथ वापस लौटा है, कीव एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। ऐसे में अब सबकी नजरें इस एम्बेसी की तरफ आ टिकी हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो अंदर गए हैं। जब वो बाहर आते हैं, जानकारी जुटाते हैं, तो प्रीति हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन कर्नल तेज टिक्कू, ऐसे में सवाल यह अहम हो जाता है कि इस पूरी टकराव को जो हम इस वक्त देख रहे हैं, जो इस वक्त की बड़ी खबर पूरी दुनिया के लिए बनी हुई है, किसी तरह की पहल क्या यूनाइटेड नेशंस की तरफ से की जा सकती है? देखिए, इसमें एक्चुअली अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं यही बोलूँगा, इसमें दोनों पक्षों के बीच में
कुछ हद तक रिकन्सिलिएशन हो सकता है। और वो इसलिए रिकन्सिलिएशन हो सकता है अगर कुछ देर के लिए ये बात मानी जाए कि यूक्रेन नाटो में नहीं जाएगा। आफ्टर ऑल उनकी एप्लीकेशन जो 2008 में उसको स्वीकृति मिली थी और अभी तक वो नाटो में नहीं गए, तो इस मामले को थोड़ा टाला जा सकता है अगले 5-10 साल के लिए और आपस में बातचीत हो सकती है, तो ये युद्ध रुक सकता है। नाटो का जरूरी नहीं है यूक्रेन को अपने साथ मिलाना, ये तो ब्रिंकमैनशिप थी। और लेकिन अब इसमें एक परिणाम तो बहुत जो महत्वपूर्ण है वो है कि डोनबास का इलाका जो उसमें जो अब रशिया ने इंडिपेंडेंस उनकी मान्यता दी है उसको, वो अब यूक्रेन में नहीं जा सकता। और युद्ध को रोकने का एक ही संभव तरीका है कि वो एक एश्योरेंस ले यूक्रेन से कि वो नाटो में फिलहाल नहीं जाएंगे और नाटो भी इस बात को मानना चाहिए। यूक्रेन ये एश्योरेंस नाटो में ना शामिल होने की क्यों देगा? क्या अमेरिका ऐसा चाहेगा ताकि रूस जो युद्ध की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है उसके कदमों को थामा जा सके? नहीं तो फिर यूक्रेन के पास और क्या विकल्प है? यूक्रेन तो बर्बाद हो जाएगा। चाह रही हूँ सर टिकू जी, इसी पर मैं थापा जी का रिएक्शन चाहती हूँ। नहीं, देखिए, जो मेन रीज़न, जो मेन वजह है इस कॉन्फ्लिक्ट की, वो है यूक्रेन का झुकाव ईयू और नाटो की तरफ, जो कि रशिया के लिए किस हद तक कुछ एक तरह से दबाव डालता है। और उसी तरह से अगर पुतिन यूक्रेन को अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ले आता है तो वो प्रेशर जो है पूरा यूरोपियन यूनियन पे आता है। समझने की बात ये है कि यहाँ पे बड़ा सर्वाइवल का सवाल है। इस वक्त रशिया की इकोनॉमी बड़ी बुरी हालत में है और ये जो कॉरिडोर है जिसमें अब ये लड़ाई हो रही है, ये पूरा एक तरह से यूरोप के लिए ट्रेड और मूवमेंट का एक जरिया है। और उसमें ये भी समझना होगा थापर जी कि भारत की भूमिका क्या रहने वाली है, क्योंकि अभी तक भारत वेट एंड वॉच की स्थिति में था और अब इस तरह की स्थिति जब युद्ध की ओर बढ़ते कदम नजर आ रहे हैं तो भारत का स्टैंड क्या होगा? क्योंकि भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि अमेरिका और रूस दोनों से रोकना चाहूंगी आपको, क्योंकि टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 4 तस्वीरें और 4 तस्वीरें हमारे दर्शकों के लिए है। दर्शकों के लिए इस लिहाज से क्योंकि दुनिया की निगाहें लगी हुई है, सिर्फ भारत नहीं बल्कि दुनिया की निगाहें यूक्रेन की तरफ। रूस का युद्ध का ऐलान, राजधानी में धमाके, यूक्रेन में अलग अलग जगह धमाके। दावा तो अब ये भी रूस की तरफ से किया जा रहा है कि कई गांव, कई इलाकों को उसने कब्जे में ले लिया है। ये यूक्रेन भी मान रहा है। रूस को इस बीच यूएस की चेतावनी, और चेतावनी क्या है कि आप अगर दखल देंगे तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। एक एक करके हमारे साथ जो मेहमान है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि दुनिया के नक्शे पे कैसे बदलाव होने जा रहा है। कर्नल थापर, मैं आपसे ये पहलू समझना चाहूंगी कि अब तो युद्ध भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, कई लोगों के मारे जाने तक की खबर आ रही है। ये पूरा प्रेशर है, ये प्रेशर इसलिए है यूक्रेन पे कि वो जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके वो हथियार डाल दे। लेकिन क्या नाटो की भूमिका, क्या भूमिका उस अमेरिका की जो बार बार दखल देता रहा, क्या वो सैन्य दखल देगा? ये सवाल सबसे अहम है। मेरे को बड़ा शक है कि वो सैन्य दखल देगा, क्योंकि वो पोजीशन ही नहीं है इस समय पर। उनकी सेनाएं और उनके फोर्सेस इस तरह से पोजीशन ही नहीं है कि वो इसमें कोई दखल अंदाजी कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा जो नाटो है वो दखल अंदाजी कर सकते हैं, लेकिन नाटो के फोर्सेस जो हैं वो अभी तक जो उनके लीडरशिप ने कमिटमेंट दी है वो बहुत कमज़ोर किस्म की है। वो इस तरह की नहीं है कि वो अपने फोर्सेस को। चलिए सर, मैं आप सभी के पास आती हूँ। एक बार मैं अपनी सहयोगी जसप्रीत का सीधे रुख करती हूँ, क्योंकि वो एम्बेसी के बाहर है इस वक्त। क्या हलचल जसप्रीत वहां पे? तस्वीरें दिखाने के साथ बड़ी बातें बताइए। बिल्कुल नेहा हमारे साथ मौजूद है रीमा इस वक्त, जो काफी ज्यादा परेशान है। उन्होंने हमसे पहले भी बातचीत की, आप बताइए। हम दोबारा आए हैं, हमारे साथ कोई और भी है, उनका भी कोई रिलेटिव फंसे हुए हैं, तो हम जस्ट बात करना चाहते हैं। हम काफ़ी घबराए हुए, इतना टाइम नहीं है कि हम बार बार आए, लेकिन हम बहुत परेशान हैं कि एक बार शायद बात हो जाए मेरे भाई से। तो इनसे पूछा, ये बोल रहे हैं कि अब आप फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफिस में जाइए, वहाँ से फिर इंडिया एम्बेसी का डिटेल्स लीजिए, फिर आपको मिलेगा। हम कुछ हेल्प नहीं कर सकते, बट यहाँ पे ये गार्ड है तो इन पर भी हम ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते। तो आखिर हम करें तो क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है हमें। आपका कौन फंसा है वहाँ पर? मेरा भाई, मेरा खुद का छोटा भाई है। तो बात नहीं हो रहा, लास्ट नाइट से हम बात नहीं कर पा रहे हैं। मेरे मम्मी पापा सभी परेशान हैं और मैं ऑफिस
ऑफिस छोड़ ये छोड़ के आ रहे परेशानी हैं की यहाँ पे तस्वीरें कि- जसप्रीत आपके जरिए हम भारत सरकार की तरफ भी पहुंचाना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि भारत सरकार दखल दे, भारतीय दूतावास में संपर्क किया जाए और इनके भाई से बातचीत कैसे भी किया जाए। इस बीच हम दिखाएंगे आपको कि दो ताकतवर मुल्कों ने क्या क्या कहा है, रूस का क्या कहना, अमेरिका का क्या कहना है। जो दखल देगा वो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे, ये रूस कहता है, तो अमेरिका का ये कहना है कि सैन्य एक्शन गलत है, रूस का एक्शन मानवता के लिए खतरा है, ये अमेरिका कह रहा है। लेकिन रूस क्या कहता है, यूक्रेन का जो साथ देगा वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। ये दोनों के लहजे को, दोनों की चेतावनी को आप समझ सकते हैं। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा परेशानी यूक्रेन में है और यूक्रेन के लिहाज से हम सीधे जसप्रीत के पास जाते हैं। जसप्रीत, आप एक बार फिर बातचीत कीजिए। भारत सरकार से हम सबकी अपील है कि अगर कोई अपने परिवार से नहीं जुड़ पा रहे तो प्लीज भारतीय दूतावास मदद करे। जसप्रीत। बिल्कुल, देखिए नेहा, न्यूज 18 इंडिया के माध्यम से हमारी अपील है भारत सरकार से कि ऐसे लोगों की मदद करें। आप बताइए कि आपने अभी तक कहां कहां चक्कर काटे हैं नेहा? मैं अभी फिलहाल यूक्रेन के एम्बेसी में आई हूँ। बाकी मैं अपने भाई को ही फ़ोन ट्राई कर रही हूँ, उसके जो दोस्त हैं जो इंडिया आ चुके हैं उनसे बात कर रही हूँ ताकि वो जहाँ पे है वहाँ पे किसी का नंबर, बट किसी से बात नहीं हो रहा है, फ़ोन ही नहीं रिंग हो रहा है। तो फिर मुझे लास्ट ऑप्शन यही देखा कि यहाँ पे आऊँ, फिर यूक्रेन के जो हमारा इंडिया एम्बेसी है उसमें कुछ बात हो तो कुछ अपना भाई का डिटेल्स दे के मैं कुछ पता चल सके कि वहाँ का सिचुएशन क्या है। बट कोई अभी तक हेल्प नहीं। आपके भाई ने बताया वहाँ पर क्या हालात हैं जब आपकी उनसे आखिरी बार बातचीत हुई? आखिरी बार नॉर्मल बात हो रही थी, क्या है कैसे, तो ठीक ठाक है। फिर उसने यही बोला दीदी टेंशन मत लो, हम लोग ठीक है, बाकी यहाँ पे कुछ होगा तो आपसे बात होगा। उसके बाद कुछ पता ही नहीं चला। तो जब उनके दोस्त वापस आए, आपके भाई नहीं आए तब? नहीं, उनके मेरे भाई की फ्लाइट आज शाम को थी। ठीक है, तो आज शाम की फ्लाइट के बारे में कोई जानकारी नहीं? वो सारे कैंसिल हो चुके तो हैं। देखिए रीमा, वहाँ पर एयर स्पेस बंद है क्योंकि वहाँ पर एयरपोर्ट को खाली करवाया गया था। ऐसे नेहा जैसे तमाम लोग हैं जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उनको मदद नहीं मिल पा रही है, उनके परिवार का भी बुरा हाल है क्योंकि उनके भाई के बारे में अभी तक उनके पास कोई जानकारी कोशिश ये है कि भारत सरकार का महत्वपूर्ण स्टैंड होना चाहिए और वो जल्द से जल्द होना चाहिए। ऐसे में तेज टिक्कू, कर्नल तेज टिक्कू, सवाल ये है कि भारत का जो स्टैंड है जल्द से जल्द छात्रों को लाने का, वो प्रोसेस क्या अपनाया जा सकता है? देखिए, भारत तो तभी फैसला कर सकता है अपने जहाज़ को भेजने का जब वहाँ पर एयर स्पेस खुल जाएगा, और एयर स्पेस तो तभी खुलेगा जब दोनों पक्षों में से किसी का कंट्रोल वहाँ पूरा हो जाएगा और जो उनको फिर इजाज़त दे सकते हैं। मुझे जो लग रहा है, जिस प्रकार से स्थिति बन रही है, शायद रशियन फोर्सेस कुछ देर के बाद अगर स्थिति स्टेबलाइज हो जाती है और वो एयरपोर्ट को फंक्शनल बना देते हैं तो रशिया डेफिनेटली इंडिया की मदद करेगा, उनकी फ़्लाइट्स को आने देगा, उनको लैंड करने देगा ताकि स्टूडेंट्स को वहाँ से निकालने में मदद करेगा वो। लेकिन अभी के समय में तो स्थिति बहुत फ्लूइड है, कोई फैसला नहीं लिया जा सकता जब तक एयर स्पेस खुलेगा नहीं, एयरपोर्ट पर किसी का कंट्रोल नहीं बनेगा। जी, लेकिन यहाँ पर एक और सवाल कर्नल थापर आपसे बनता है। वो सवाल ये कि रूस ये कह रहा है कि जो हमने ये कार्रवाई की है हमने ये यूक्रेन पर नहीं की है, ये यूक्रेन से जो थोड़ा सा अलग हिस्सा उस पर करने की कोशिश की है, लेकिन आगे जंग का कोई प्लान नहीं है। क्या रूस की इन बातों पर भरोसा किया जा सकता है? नहीं, देखिए, किसी की भी बात पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता इस तरह की स्थिति में, जब दोनों फौजें आमने सामने हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, मैंने शुरू में भी कहा था कि रूस सिर्फ एक एक्सक्यूज ढूंढ रहा था ताकि जो ईस्टर्न हिस्सा है यूक्रेन का उसमें घुसा जा सके, और वो उनको मिल गया क्योंकि वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उन्होंने अपनी ये कर दिया है, अपना स्वतंत्रता घोषित कर दी है। इसलिए रूस को एक एक्सक्यूज मिल गई है कि उनके भाषा बोलने वाले और उनके एथनिक लोग हैं उनकी मदद के लिए वो यहाँ गया है। अब इसके आगे क्या वो बढ़ता है, क्या वो बॉर्डर को क्रॉस करेगा बाकी जगह पर, उससे पता लगेगा। अगर इनके इरादे बहुत सीरियस होते कि यूक्रेन को ख़त्म ही करना है, तब तो चारों तरफ से ये बॉर्डर पार करते और उनके ऊपर दबाव बनाते। लेकिन हम देख रहे हैं कि इन्होंने सर आगे आप कंप्लीट कीजिएगा। कर्नल तेज टिक्कू, जैसा कि लगातार जो बाइडेन की तरफ से कहा जा रहा है कि जो डॉनबॉस के इलाका है, रूसी सैनिकों के जरिए वहां पर आक्रमण किए जाने को यूक्रेन पर हमला करार दिया गया है, लेकिन सवाल यहां पर यह भी है कि 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। क्या यूक्रेन और उसको समर्थन करने वाले देश इस बात को यूं ही जाने देंगे?
नहीं, देखिए उनके लिमिटेड ऑप्शंस है। बात तो ये इस बात की नहीं है कि वो इसको बात को जाने देंगे या नहीं जाने देंगे। एक मिलिट्री एक्शन शुरू हुआ है और मिलिट्री एक्शन का तो काउंटर मिलिट्री एक्शन से ही हो सकता है। और नेटो के पास क्या विकल्प है? उनके ट्रूप्स कहाँ हैं? पोलैंड में ट्रूप्स है, रोमानिया में ट्रूप्स है, वो कितने ट्रूप्स जा सकते हैं? और जर्मनी इनके साथ नहीं है, टर्की इनके साथ नहीं है। तो मैं मानता हूं कि मिलिट्री ऑप्शन नेटो के बहुत लिमिटेड है। मेरे ख्याल से उन्होंने थोड़ा मिसकैलकुलेट किया है। उनको ये नहीं लग रहा था कि रशिया अटैक करेगा। अगर अटैक करेगा तो डोनबास के इलाकों को ले जाएगा। उसके बाद सभी का रुख मैं करूंगी। इस बीच कुछ और खबरों की भी हम बात कर लेते हैं।